नमस्कार दोस्तों, वैसे आज मैं वक्त पर हूँ और मैडम बबीता लेट लेट नहीं संदीप, मैं पहुँच चुकी हूँ। बस थोड़ा सा दौड़ भाग के चक्कर में थोड़ा सा आते आते लेट हो गई थी। वैसे कैसी दौड़ भाग बबीता? पता है संदीप, मैंने ना डांस क्लास ज्वाइन की है। मजा तो आ रहा है, लेकिन थकान थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तुम और डांस, मजाक क्यों कर रही हो तुम? मजाक क्यों करूंगी भला? अभी किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता ना कि एक समय में एक शख्स सिर्फ एक ही काम में परफेक्ट हो सकता है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बबीता। अब हमारे देश के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने खेल से तो खास मुकाम हासिल किया ही साथ वो डांस में भी खिलाड़ी रहे। वाओ संदीप, हम बाईचुंग भूटिया की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1976 में जन्मे बाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल टीम में बतौर स्ट्राइकर खेलते थे और कुछ पारियों में उन्होंने टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। ये उनके खेल का ही असर था कि 3 बार इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर रहे IM विजयन ने भूटिया को गॉड गिफ्ट टू इंडियन फुटबॉल की संज्ञा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बबीता, फुटबॉल में भूटिया की शूटिंग स्किल्स को देखकर कई बार उन्हें उनके निकनेम सिक्किमीज स्नाइपर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाईचुंग भूटिया को भारतीय टीम का टॉर्च बियरर भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, अब एक बात तो साफ है कि अगर उन्हें इतना सम्मान दिया गया है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की होगी। Started playing, I never expected to reach so far, and especially in football, because the kind of sports in India apart from cricket, during when I started as well, we didn't have career as such. Now at least you can see a lot of the other sports, including football, by playing a particular game you can make a career itself. So whatever achieved, despite all the odds what you have in India, in terms of sports facilities to infrastructure, the proper support system. Despite all that, where I've reached, obviously I'm very happy. But as a player, obviously as a footballer, you always wanted to play at the highest level and go on to play for the World Cup. But that's one regret I have. But I'm still happy. दरअसल बाईचुंग भूटिया ने अपने करियर की शुरुआत की थी ईस्ट बंगाल क्लब से। यहाँ की आई लीग में इन्होंने 4 स्पेल्स हासिल किए थे। और पता है संदीप, यूरोपियन क्लब के साथ खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बाईचुंग भूटिया ही हैं। इसके अलावा मोहम्मद सलीम के बाद बतौर प्रोफेशनल यूरोप में खेलने वाले बाईचुंग भूटिया दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। बाईचुंग भूटिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत वर्ष 1995 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ की थी। यह टूर्नामेंट नेहरू कप के लिए खेला जा रहा था और यहाँ पर गोल करने वाले बाईचुंग भूटिया सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने थे। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। वर्ष 1997 यानी 1997 में SAFF चैंपियनशिप के दौरान भारत ने फाइनल मैच में मालदीव को 5-1 से हराया था और बाईचुंग भूटिया ने इस दौरान 1 गोल बनाया था। वैसे 2 साल बाद यही टूर्नामेंट गोवा में हुआ और भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर अपनी जीत बरकरार रखी। इस मैच में बाईचुंग भूटिया ने एक निर्णायक गोल देकर टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होने का खिताब हासिल किया था। इसके बाद सन 2002 में हुआ LG कप रहा हो या फिर 2007 का नेहरू कप, 2003 के एफ्रो एशियन गेम्स रहे हों या फिर 2008 में हुई AFC चैलेंज कप चैंपियनशिप,
हर जगह बाईचुंग भूटिया ने अपने बेहतरीन खेल से टीम का मनोबल बढ़ाने में मदद की और इसी वजह से इनमें से ज्यादातर मैच भारत के पक्ष में ही रहे। 2009 में हुआ नेहरू कप टूर्नामेंट बाईचुंग भूटिया के लिए एक निर्णायक मैच साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान भारत ने किर्गिस्तान के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की और इन्होंने भारत के लिए अपनी 100वीं कैप प्राप्त की। दोस्तों, एक बात जो सबसे खास रही इस मैच में वो ये कि फुटबॉल में 100वीं बार कैप प्राप्त करने वाले बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके बाद वर्ष 2011 में कतर में हुए AFC एशियन कप के दौरान भूटिया घायल थे और शायद 2 मैचों में बाहर रहने के बावजूद जब वो वापस आए तो भी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस एशियन कप में हार के बाद बाईचुंग भूटिया को कहीं न कहीं हार का मलाल बना रहा और उन्होंने भारत की तरफ से खेलने के लिए अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। When we qualified for the Asia Cup, that's the moment I thought, I'm going to retire after the Asia Cup in Qatar, which just got over in January. But then, because of the injury, I couldn't play. I just had 15 minutes in the last game against South Korea, and again I had some slight pull on my calf muscle. And then I thought, I think it's not going to happen. So I came here, did 1 or 2 sessions of workout, but it's not really looking up so good. So then I thought it's time to say goodbye to the international football. वर्ष 2010 में इन्होंने कार्लोस क्विरोज के साथ साझेदारी से दिल्ली में बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल की नींव भी रखी और फिर वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। Yes, because football is growing in India. The interest from different clubs across the world, जितने भी बड़े clubs यूरोप के, I think is starting to see market here. And it's important that people here in India itself, we make sure that we provide the same kind of. Obviously, we can't match that, but we at least try and bring in the best trained coaches from there and train our coaches and make sure the kids get good training. भारतीय फुटबॉल में अपने अतुलनीय योगदान के लिए बाईचुंग भूटिया को सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार तथा चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा वो ऐसे पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है और इन दिनों वो यही खेलते नजर भी आते हैं। आज पूरे देश को उन पर फक्र है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम सभी की ओर से बाईचुंग भूटिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे बबीता, अमूमन ये देखा गया है कि करियर के मामले में ज्यादातर सेलिब्रिटी अपनी फैमिली के प्रोफेशन को ही फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो राजनीति में हो, फिल्मों में हो या फिर खेल की दुनिया में। हाँ संदीप, ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन आज वक्त बदल रहा है और साथ ही बदल रहा है लोगों के सोचने का तरीका। अब जाने माने भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को ही देख लो। फ्लाइंग सिक्के नाम से मशहूर उनके पिताजी यानी महान धावक मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके बेटे जीव ने अपने लिए एक अलग ही राह चुनी और एक अलग मुकाम हासिल किया। सच में बबीता, जीव मिल्खा सिंह पहले ऐसे भारतीय गोल्फर हैं जो वर्ष 1998 में यूरोपियन टूर में शामिल हुए थे और ऐसे 4 टूर में अपनी जीत दर्ज करके वो सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी भी बने। दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह को दुनिया के उन गोल्फर्स में गिना जाता है जिनके नाम ऊंची रैंक में शामिल हैं। वर्ष 2006 यानी 2006 में उन्हें टॉप 100 में शामिल किया गया था। जीव ने अपने पिता को फॉलो तो किया, लेकिन जीव की प्रेरणा पिता का प्रोफेशन नहीं बल्कि उनका अटूट जज्बा और आत्मविश्वास था। अपने पिता के इन गुणों को विरासत में पाकर मिल्खा सिंह के परिवार की नई पीढ़ी ने भी देश को गौरवान्वित किया है।
वैसे संदीप, जीव के पिताजी के साथ उनकी मां निर्मल कौर भी भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रही थीं। अब जब माँ बाप इतने बेहतरीन खिलाड़ी रहे हों, तो बेटे में उनके लक्षण दिखाई पड़ना तो लाजमी है। आज ही के दिन सन 1971 में चंडीगढ़ में जन्मे जीव ने अमेरिका के क्रिश्चियन विश्वविद्यालय से बिजनेस की डिग्री हासिल की और फिर वर्ष 1993 से अपने गोल्फ करियर की शुरुआत की। I was very young. I was about 8 years old. My dad started golf. He got a golf set as a gift when he went to London, and I lived in Sector 7, as you know, the golf course in Sector 6. So I went with him to the golf course, and there were about 4 or 5 other kids playing. Went there, and I said, "That's fantastic! I've got company. These 4 or 5 guys, and we used to make 4 balls, and we used to have competitions amongst ourselves, and we just played with each other and made the most out of it. That's how I started." मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही जीव ने अपना पहला एमेच्योर टूर्नामेंट अमेरिकन एक्सप्रेस चैंपियनशिप जीता था। इसके बाद इनकी जीत का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि इन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट में देश का नाम बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हाँ, इन टूर्नामेंट्स में 4 यूरोपियन टूर, 6 एशियाई टूर, 4 जापानी टूर खिताब शामिल हैं। हर जीत के बाद जीव ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और इसका प्रदर्शन दुनिया के सामने किया। और इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पता है दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह का मानना है कि गोल्फ के रूप में वो एक ऐसे खेल से जुड़े हुए हैं जिसमें दूसरे खेलों की तरह उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए वो जिंदगी के किसी भी पड़ाव तक अपने खेल को जारी रख सकते हैं। वर्ष 2000 में कलाई की चोट ने जीव के आत्मविश्वास को तोड़ दिया था, लेकिन जीव हार मानकर बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए उन्होंने योगा के जरिए इस चोट से निजात पाई और एक बार फिर से अपनी शानदार वापसी की। वर्ष 2006 में वॉल्वो मास्टर्स और वॉल्वो चाइना ओपन जीतकर यूरोपियन टूर व एशियन टूर में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अर्जुन अटवाल के बाद इस खिताब को हासिल करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी हैं। I don't like giving up. I'm a person who's always wanted to give the best in whatever I do, and that kept me going. And I always believed in myself that I was good enough to win, and that came through after 7 years in 2006. And the reason was that I hung in there. I started working hard again, and I was doing that earlier too. But like I said, the management and the process and routine came into play in 2006 in the right manner, and everything fell into place. दोस्तों, उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही वर्ष 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जीव को ये अवार्ड उनके पिता को वर्ष 1959 यानी 1959 में मिले पद्मश्री सम्मान से करीब 50 साल बाद मिला था। क्या बात है बबीता, मतलब ऐसे लोगों के बारे में बात करके इतना जोश आ जाता है कि अगर इनसे असल में मिल लिया जाए तो शायद हम भी कुछ नए कारनामे कर पाने में सफल हो सकते हैं, नहीं? वैसे एक बात खास ये भी है कि गोल्फ का खेल वर्ष 1829 यानी 1829 में शुरू हो चुका था, लेकिन भारतीय गोल्फरों को उस खेल में अपनी पहचान बनाने में 170 साल लग गए। I think the love, the passion, and to do well, I think that pushes me, and that's the reason I've been playing well, and hopefully I can do better in the coming years. I've got a few exemptions on different tours, and so I want to make use and take advantage of that, and my goal would be to get back in the top 50 in the world by next year end, and also try to put myself in a position to get into the majors, and hopefully have a good showing at the major championships. भारत को गोल्फ के खेल में विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में जीव मिल्खा सिंह एक खास नाम है और आने वाले समय में उनसे देश को बहुत सी उम्मीदें हैं। इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम सभी की ओर से जीव मिल्खा सिंह को दिल से शुभकामनाएं और साथ ही जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वैसे संदीप, एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कभी पेरिस जाने का मौका मिले तो ऐसा क्या है जो तुम वहाँ जरूर देखना चाहोगे?
वैसे मुझे वहाँ के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, वहाँ का मेजर एक्सकर्जन आईफल टावर मैं जरूर देखना चाहूंगा। तो अगर तुम आईफल टावर देखने की इच्छा रखते ही हो तो चलो फिर आज इसे बनाने वाले शख्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाँ बिल्कुल बबीता, बिल्कुल। दोस्तों, इस टावर का नाम 19वीं सदी के मशहूर इंजीनियर गुस्ताव आईफल के नाम पर ही रखा गया है और जब तक ये टावर खड़ा है तब तक इतिहास के साथ साथ इनका नाम हमारे जहन में भी धुंधला नहीं हो सकता है। आज ही के दिन सन 1832 में जन्मे आईफल ने कॉलेज के बाद अलग अलग धातुओं की मदद से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और इस काम की शुरुआत उन्होंने की ब्रिज यानी पुलों के निर्माण से। और पता है संदीप, वर्ष 1889 यानी 1879 में जिस दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण कर रहे चीफ इंजीनियर की मौत हो गई, उस वक्त उनकी जगह आईफल को ही नियुक्त किया गया था। और फिर 1882 तक उन्होंने धातुओं का प्रयोग करते हुए स्टैच्यू का एक ढांचा तैयार कर दिया। इस काम को पूरा करने के बाद आईफल ने उस वक्त के सबसे ऊंचे ब्रिज गैराबिट वायाडक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वैसे जिस समय आईफल ने अपनी शुरुआत की थी उस समय उसके काम को बेहद ही बकवास काम की संज्ञा दी गई, लेकिन ऐसी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए आईफल ने अपनी कोशिशें जारी रखी। अपने कामों के आधार पर ही उन्होंने पूरे करियर में करीब 31 पुस्तकें प्रकाशित की। 80 के दशक में वो पूरी दुनिया में सभी की पहली पसंद बन चुके थे और दुनिया भर की सरकारों ने उन्हें सम्मानित भी किया था। आईफल के काम और जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके अंकल जॉन बाप्टिस्ट और एक जाने माने केमिस्ट का पड़ा। उनके साथ रहकर ही इन्होंने माइनिंग और केमिस्ट्री से लेकर धर्म व दर्शन तक का ज्ञान अर्जित किया। आईफल कभी भी पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहे। कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो सब इन्हें बोर सा लगता था। यहाँ तक कि एक बार उनके अंकल ने देखा कि वो अपनी इंजीनियरिंग क्लास छोड़कर इतिहास और साहित्य की किताबें पढ़ने में व्यस्त थे। हाँ, और पता है दोस्तों, उनकी सेल्फ स्टडी से धीरे धीरे उन्होंने ह्यूमैनिटीज के साथ विज्ञान के विषयों में भी अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तमाम संघर्षों के बाद जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उस दौर में आईफल ने अपने अनोखे विचारों से सभी को पीछे छोड़ दिया। उनकी ड्राइंग और नापतोल कर काम करने जैसे मानकों ने आईफल को बाकी इंजीनियर से 2 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया था। जिस उम्र में हम अपने कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, 25 साल की उस उम्र में इन्होंने अपने करियर का पहला प्रोजेक्ट मात्र 2 साल के भीतर बनाकर लोगों को अचंभे में डाल दिया था। और ये प्रोजेक्ट था बॉर्डो शहर की गैरो नदी पर आयरन यानी लोहे से बनाया गया 1600 फुट का ब्रिज। Gustave Eiffel was France's premier architect engineer. His reputation sprang from his visionary work on bridges. He explored the revolutionary concept of metal frame construction. His genius attracted the finest architects in France to his studio. And Eiffel's association with the project virtually guaranteed its funding and completion. लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सफलता कितने लंबे समय तक आपका साथ देगी कहा नहीं जा सकता। इंजीनियर से बिजनेसमैन बन चुके आईफल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आईफल टावर के निर्माण के दौरान वो कुछ विवादों के घेरे में आ गए, जिस कारण वर्ष 1887 यानी 1887 में इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। हालांकि उन पर लगे सारे आरोप बाद में गलत साबित हुए और उन्हें उनसे बरी भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद आईफल टूट चुके थे और अब वो वापस नहीं आना चाहते थे। 1893 यानी 1893 के बाद इंजीनियरिंग जगत से आईफल ने दूर रहना शुरू कर दिया, लेकिन उनके नाम पर रखा गया इस टावर का नाम उनकी मौजूदगी का एहसास कराता रहा। आईफल टावर की खूबसूरती आज भी हमें उस महान सोच का एहसास कराने के लिए काफी है। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा आईफल का नाम न कभी धुंधला पड़ा है और न ही कभी पड़ेगा। तो आज गुस्ताव आईफल को उनकी जयंती पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। वैसे संदीप, एक बात तो सच है कि अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। और अब हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम भले ही बहुत से लोगों ने ना सुना हो,
लेकिन उनके कामों से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बिल्कुल। वैसे दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का नाम तो हम सबने सुना ही है और हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे देखा भी होगा। ये गार्डन यहाँ के खास आकर्षणों में से एक है। अक्सर जिस सामान को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसे बेहद ही खूबसूरती से सजाने वाले शख्स के हुनर की जितनी तारीफ की जाए वो शायद कम ही होगी। हाँ, आज ही के दिन वर्ष 1924 में अविभाजित लाहौर से 90 किलोमीटर उत्तर की तरफ बसे एक गांव में जन्मे नेकचंद सैनी भारतीय इतिहास में दर्ज वो नाम है जिन्होंने अपनी कला खुद से ही सीखी थी। देश के बंटवारे के वक्त नेकचंद का पूरा परिवार गुरुदासपुर में आकर बस गया था और आजीविका जुटाने के लिए इन्होंने 1949 यानी 1949 में रिफ्यूजी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत पानीपत व फरीदाबाद के हाईवे विभाग को ज्वाइन कर लिया। वर्ष 1951 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत बतौर रोड इंस्पेक्टर नेकचंद देश के पहले प्लांट शहर चंडीगढ़ की सड़कों के निर्माण का काम संभाल रहे थे। 1960 तक ये चंडीगढ़ में एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन गए थे। इस दौरान इन्होंने जंगल के हिस्से में अपने लिए एक बागीचा तैयार करना शुरू कर दिया। इन्होंने वहां पड़े पत्थरों व दूसरे बेकार सामान जैसे चूड़ी, कांच, क्रॉकरी आदि को साफ करके एक जगह इकट्ठा किया और फिर इन बेकार सामानों से तरह तरह की आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। मैंने एज ए हॉबी शुरू किया था। इस पत्थर कट्टे करने शुरू कर दिए, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, देवी देवताओं की नगरी मैंने क्रिएट करनी शुरू की थी। जितने पत्थर हैं उनमें लाइफ नजर आती है। वेस्ट मटेरियल इधर उधर काफी तादाद में ढेरों पे ढेर पड़ा होता था, तो मेरे मन में आया कि चलो इसको थोड़ा देखो तो सही, इसको इस्तेमाल करें, तो अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर कर लेंगे। तो एक चीज बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, तो वो मुझे अच्छी लगने लगी। इसी तरह जो भी मटेरियल मुझे इर्द गिर्द वेस्ट मिला करता था, ये क्रॉकरी मिलती थी ज़्यादा, सेंट्री वेयर और चूड़ियाँ थीं और भी कई चीज़ें थी जो इस्तेमाल में की हुई है मैंने, तो इनको मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यहाँ बनाना शुरू कर दिया। ये काम नेकचंद साहब अपने ऑफिस के बाद शाम को ही किया करते थे ताकि किसी को पता न चले, लेकिन ज्यादा दिन तक ये सब नहीं छिपा रह सका और उनके ऑफिसर्स को पता चल गया। सभी ने नेकचंद के बागीचे की तलाश शुरू कर दी और फिर सरकारी महकमों द्वारा इसे गैर कानूनी करार दिया गया, जिसके बाद इसे नष्ट करने की बातें भी होना शुरू हो गई थी। कितनी अजीब बात है कि उस वक्त कोई भी इनकी कला को देख ही नहीं पा रहा था। वो तो शुक्रगुजार हैं हम नेकचंद जी की सूझबूझ के, जो उन्होंने इस निर्माण के लिए लोगों की राय लेना शुरू कर दिया। लोग इस गार्डन को देखकर आश्चर्यचकित थे। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कोई साधारण इंसान इस तरह के असाधारण काम को भी अंजाम दे सकता है। कार्यवाही पूरी हुई और फैसला नेकचंद के हक में आया। उन्हें अपने इस काम को आगे बढ़ाने का मौका दिया गया और इस जगह को एक सार्वजनिक स्थल घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही नेकचंद जी को उनकी मदद के लिए 50 मजदूर भी दिए गए ताकि वो अपनी रचनात्मकता की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें। और देखिए ना दोस्तों, उनकी उस छोटी सी कोशिश का परिणाम आज रॉक गार्डन के रूप में हमारे सामने है। रॉक गार्डन का उद्घाटन वर्ष 1976 में किया गया था और दोस्तों, इसे दुनिया के आधुनिक अजूबों में शुमार किया जाता है। 5000 से भी ज्यादा लोग हर रोज इस गार्डन की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। नेकचंद की सोच और कला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी होने लगी। वॉशिंगटन डीसी स्थित एक म्यूजियम में नेकचंद की बहुत सी स्टैच्यूज रखी गई हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, चंडीगढ़ के बाद नेकचंद के कामों की सबसे बड़ी झांकी यूएस के द जॉन माइकल कोहलर आर्ट सेंटर में देखने को मिलती है। 16 अप्रैल 2007 से 11 मई 2007 तक उनके कामों की प्रदर्शनी इंग्लैंड स्थित लिवरपूल रीबा गैलरी में भी लगी थी। इंग्लैंड में उनके नाम से एक संस्था भी चलाई जा रही है जो गार्डन के निर्माण के लिए फंड एकत्रित करने का काम करती है। ताजमहल के बाद बहुत से जानकार नेकचंद जी के इस रॉक गार्डन को सबसे बड़ा आर्टिस्टिक अचीवमेंट मानते हैं।
इस महान निर्माण कार्य के लिए वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया था। आज इस महान कला उपासक को उनके जन्मदिन पर तहे दिल से हमारा सलाम। और दोस्तों, अब बातें देश के ऐसे युवा शख्स की जिनकी उम्र उनकी सफलताओं के आगे बहुत कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन वर्ष 1991 में जन्मे देश के उस बाइक रेसर की जो बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में इंटरनेशनल पोडियम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर 24 वर्षीय शंकर शरद कुमार हैं, जिन्होंने हाल ही में इटली में आयोजित हुई CIV इटालियन चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ जुड़ने वाले भी शरद पहले भारतीय हैं और जिस वक्त इन्होंने मोटो जीपी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था उस वक्त इनकी उम्र थी मात्र 18 साल। क्या आप सोच सकते हो अपने शौक को इस हद तक अपने जुनून में शामिल करने के लिए? शायद नहीं, लेकिन शरद ने ऐसा किया। माँ के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल रेसिंग में अपने शौक को अपने भविष्य के रूप में ढाल लिया। एक साधारण टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी गुजारने वाले शरद और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली उनकी माँ की तकदीर बदलती चली गई। अब भला ऐसे बेटे पर किस माँ को गर्व नहीं होगा। कोयम्बटूर में हुई एक रेस के दौरान शरद के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस दौरान गाड़ी क्रैश होने की वजह से इनका हेलमेट पूरी तरह से टूट चुका था और दुर्घटना के बाद तकरीबन आधा दिन पार हो गया था, लेकिन शरद को होश नहीं आया था। जी हाँ, उनके दाहिने घुटने की सर्जरी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद शरद के हौसले उनकी रफ्तार की तरह ही पुख्ता रहे। शरीर पर चोटें थीं, किंतु मन तो अभी भी हवा में दौड़ रहा था। परिवार की जिम्मेवारियां इतनी बड़ी हैं कि शरद अपने शौक के साथ उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि शरद जैसे असली हीरो को चमकने के लिए हर तरह की कोशिश खुद ही करनी पड़ती है। शरद ने अपने रेसिंग करियर की शुरुआत 150 सीसी की बाइक के साथ JK जूनियर चैंपियनशिप से की थी और आज वो मोटो जीपी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले शरद के मजबूत इरादों ने ही आज उसे इतना मजबूत बनाया है कि वो देश की युवा पीढ़ी के लिए सही मायनों में रोल मॉडल साबित हो रहे हैं। दोस्तों, शरद जैसे लोग ही होते हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने से ज्यादा उसे बदलने में यकीन रखते हैं। आज हमारी पूरी टीम की ओर से देश के इस यंग रोल मॉडल व इंस्पिरेशनल आइकन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और साथ ही उनके आने वाले भविष्य के लिए दिल से शुभकामनाएं। तो अब के लिए बबीता और संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षा या सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षा या सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,